हेलमेट स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू वाणिज्य नगरी एंड BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडारा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 कॉमर्स है, चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन है और लेक्चर्स नंबर 10 है, 10वां लेक्चर्स है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर आप इस प्रश्न को ये कह सकते हैं कि सर अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, समझाइए। ठीक है ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से होगा, इन दोनों में से आंसर सेम है। ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरा आज हम टॉपिक से और लेने वाले हैं कि सर अर्थशास्त्र की मान्यता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एजियम। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र की प्रकृति, ठीक है। और टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक्स है जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजिंग है, तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, उस क्वेश्चंस की पिक्चर भेज देना, ताकि उसका सॉल्यूशन है जो मैं बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि सर अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझाइए, उसकी नेचर क्या है, या फिर इस प्रश्न को ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, समझाइए। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड आर्ट्स, कैसे वो आपको समझाना है। तो देखिएगा, पहले आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। देखो, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में क्या कह रहा है, समझो कि विज्ञान की प्रगति का जटिल रूप तथा संबंध सार्वभौमिकता के रूप में होता है। विज्ञान की प्रगति का जटिल रूप तथा संबंध सार्वभौमिकता के रूप में होता है। उस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में होती है, विज्ञान के रूप में होती है। क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम भी कारण तथा परिणाम के संबंध पर आधारित है तथा उनके आधार पर प्रभावी अनुमान भी लगाया जा सकता है, और इसमें सार्वभौमिकता होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरा है आपके अर्थशास्त्र कला के रूप में। तो देखो, जब कोई विषय कला के रूप में होती है तब वह उसके व्यवहारिक पहलुओं को दर्शाता है, और इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र भी एक कला के रूप में है, क्योंकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ व्यवहारिक महत्व भी रखते हैं। अतः अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों विषय के रूप में है। ठीक है, देखो अब इसको अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि आपको आंसर तो ये लिखना पड़ेगा, लेकिन अब इसको समझो अच्छी से। भाई देखो, आपकी जो अर्थशास्त्र है, आपकी जो इकोनॉमिक्स है, वो सर विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में भी है। विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में भी है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, विज्ञान के अंदर सर क्या होते हैं, तो सर विज्ञान के अंदर होते हैं नियम, उसके कारण और परिणाम, ये आपको पता है। क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, नियम होते हैं, उसका रीजन भी होता है और उसका रिजल्ट भी रहता है। ठीक है, देखो कैसे, आपने विज्ञान के अंदर आप लोगों को पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता होगा कि विज्ञान के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। जस्ट सपोज एग्जांपल, प्रोफेसर न्यूटन वैज्ञानिक आपको पता होगा,
और हमारी सांख्यिकी में भी न्यूटन का स्टडी करते हैं, न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जब आप आओगे बीकॉम के अंदर तो उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा सांख्यिकी के अंदर न्यूटन के सवाल, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पर अब मैं एक बार विज्ञान के अंदर जा, ठीक है, साइंस के रूप में देखो विज्ञान के अंदर आपने देखा था एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था न्यूटन। यह भाई साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, और वो कौन सा पेड़ था सर? सेब का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? सेब का पेड़ था। सेब के पेड़ के नीचे ये भाई साहब बैठे थे और उसी समय उस पेड़ से एक सेब है वो नीचे गिरा जो सीधे उनके सर पर लगा, और जैसे वो सेब नीचे आया उनके सर पर लगा तो उनके माइंड में विचार आया कि यार ये जो सेब है ये सेब ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आया है? ये जो सेब है ये ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आया है? ये सेब नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? तो भाई विचार करने की तो बात है, क्योंकि सेब नीचे आया ऊपर क्यों नहीं गया, उसका कुछ तो कारण है। तो इन्होंने पता लगाया कि भाई ये जो सेब है ये पेड़ से नीचे आया है, तो क्या सर इसका कारण ये है कि पृथ्वी है, वो पृथ्वी इस सेब को खींचने की कोशिश करती है, यानी कि पृथ्वी की ओर क्या है? बल लग रहा है, पृथ्वी इसको खींचने की कोशिश कर रही है उस सेब को। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जैसे ऊपर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक दूं, ठीक है, तो ये मार्कर वापस नीचे आएगा ना कि ऊपर जाएगा? अब उसका कारण कि पृथ्वी इसको क्या करती है? खींचने की कोशिश करती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बल लग जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये तो आपने कह दिया कि सर बल लगने के कारण, ठीक है, बल लग रहा है इसीलिए वो वस्तु वापस क्या हो रही है? नीचे आ रही है। उसी प्रकार अब नियम क्या हुआ इसमें कि सर पृथ्वी बल तो लग रहा है, लेकिन इसमें नियम क्या बताया कि सर इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या है सर? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो लागू हो रहा है, ठीक है। देखना समस्या भी आई कि भाई ये सेब ऊपर से नीचे आया, क्यों आया? तो इन्होंने कारण बताया कि भाई पृथ्वी की ओर इसके क्या है? खींचने की ओर कोशिश करे, पृथ्वी इसको जो खींचने की कोशिश करे, बल लग रहा है, ठीक है। फिर कि भाई इसमें नियम कौन सा है? तो कैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और परिणाम क्या है कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र पे जाओ, हर जगह ये नियम क्या है? लागू होने वाला है। समझ में आया? आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ, इटली जाओ, श्रीलंका जाओ, पाकिस्तान जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वो वस्तु वापस नीचे आने वाली है। समझ में आया? और ये नियम क्या है? तो सर इनका जो नियम है ये एक सार्वभौमिक के रूप में किस रूप में हो चुका है? सार्वभौमिक के रूप में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको विज्ञान की तरफ बताया, ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखो सर हमारी जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान के रूप में कैसी है? तो देखो अर्थशास्त्र के अंदर भी हम नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स में भी क्या है? नियम है, ठीक है, कि भाई जब वस्तु की कीमत बढ़ाओगे तो क्या सर मात्रा कम होती है, और यदि कीमत कम होगी तो क्या सर मात्रा बढ़ेगी। हाँ, जब आपने ये कारण रख दिया कि सर जब वस्तु महंगी होती है तो मात्रा कम होती है, सर नियम कौन सा है? तो क्या सर मांग का नियम हो गया। उसी प्रकार आपने कह दिया कि सर उत्पादन के साधनों में अगर कोई परिवर्तन करोगे, अगर आप उत्पादन के साधनों में अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करोगे तो आपके उत्पाद पर है वो चेंज होने वाला है। अगर आप उत्पादन के साधनों में चेंज करोगे, लेबर में चेंज करोगे, रेट में चेंज करोगे, कैपिटल में चेंज करोगे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? चेंज होने वाले, जो वस्तु बनेगी उसमें चेंज होने वाले, बढ़ेगी वस्तु या कम होगी, ठीक है। अगर उत्पादन के साधनों में कम करोगे तो उत्पाद कम होगा, अगर साधनों में वृद्धि करोगे तो उत्पाद बढ़ेगा। तो क्या भाई सर नियम क्या होता है? सर उत्पत्ति के नियम लगा दो।
उत्पत्ति के नियम। ये तो सरकाल काल में। दीर्घकाल में आपने बताया था कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स में भी क्या है, नियम, और हमारी इकोनॉमिक्स में भी क्या है, कारण है। अब मैंने कहा कि सर मांग कब बढ़ती है कब घटती है, हाँ आपने ये तो कह दिया कि सर मांग कीमत बढ़ती है तो मांग क्यों घटती है, मांग कैसे इफेक्ट होती है, इसको प्रभावित करने वाले कई कारण है, मैंने आपको बताया। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि भाई मौसम है, सरकार की नीतियां है, आदत है, फैशन है, वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, जनसंख्या है, उत्सव है, ये सब क्या करते हैं सर, ये सब डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमारी अर्थशास्त्र में भी क्या है, तो सर हमारी अर्थशास्त्र में भी कारण होते हैं, ठीक है। आपने कह दिया कि सर अर्थव्यवस्था के अंदर समस्या है कि सर बेरोजगारी बढ़ रही है, ये आपने समस्या दे दी कि सर ये हमारी समस्या है। अब सर क्या इस समस्या का कारण क्या, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सर आपने कह दिया जनसंख्या, आपने क्या कहा जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है, कि भाई सर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और दूसरी चीज कि सर क्या कह सकते हैं, बाल शिक्षा में कमी है, शिक्षा में कमी, ठीक है। अब ये तो आपने कह दिया कि ये तो सर के कारण है बेरोजगारी के, कभी ये समस्या थी बेरोजगारी, ये इसके कारण, अब इसका परिणाम करना तो क्या करना है सर, जनसंख्या को नियंत्रण में ला दो, ठीक है, जनसंख्या में नियंत्रण, ये आपने कह दिया, समझ में आया कि नहीं। और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाओ, हर जगह ये नियम अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया विज्ञान के रूप में। अब देखो, हालांकि ध्यान रखना विज्ञान के अंदर हम अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट भी आप लगा सकते हैं कि भाई यार मौसम चल रहा है, ठीक है, आपने कहा कि बारिश का मौसम में छातों की डिमांड बहुत ज्यादा है, अभी कुछ फेस्टिवल आने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, कल रक्षाबंधन ही है, तो किससे मिठाइयों की डिमांड ज्यादा है, राखियों की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई बारिश के मौसम में छातों की डिमांड होने वाली है, ठीक है। जून से लेकर जुलाई के बीच में, अगस्त के बीच में स्कूल बैग की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि स्कूल खुलते हैं उस समय, ठीक है। तो ये आपने नॉर्मल क्या कर दिए, सब बता दिए, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो कला के रूप में, तो देखो कला का मतलब होता है कि सर किसी कार्य को करने के तरीके, कार्य को करने के तरीके, कार्य को करने के तरीके, कि किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाए उसके तरीके, ठीक है ना। अब जैसे आपको कह दिया कि भाई ये बेरोजगारी की समस्या है, अब इसको कैसे दूर किया जाए, अब कोई व्यक्ति कहेगा सर जनसंख्या में कमी कर दो, जनसंख्या में नियंत्रण ला दो, कोई व्यक्ति कहेगा सर शिक्षा में वृद्धि कर दो, कोई कहेगा सर बाल विवाह में नियंत्रण करवा दो, हाँ, कोई कहेगा सर शिक्षा के स्तर में वृद्धि करोगे तो इससे क्या लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने कह दिया, मतलब किसी भी जो समस्या है उसका जो समाधान है उसको समाधान करने के तरीके अलग हैं, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज कि हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, कौन से व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक का मतलब मानव से, ह्यूमन से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मानव का अध्ययन करते हैं, बट साइंस के अंदर कोई वस्तु है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो हमारी जो अर्थशास्त्र है वो एक मानव व्यवहार है, समझ में आया क्या, बिल्कुल सर। तो कला के रूप में ये भी क्या एक सार्वभौमिक के रूप में होता है, और इसके सिद्धांत जो सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ ये कैसा है व्यवहारिक महत्व भी रखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बिल्कुल सर। कार्य का मतलब है कि किसी कार्य को कैसे करना है उसके अलग अलग तरीके हैं, कोई समस्या आई उस समस्या का कैसे समाधान करना है उसका तरीका क्या है, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जस्ट सपोज अब मांग में वृद्धि करनी है, मांग में वृद्धि करनी है, अब मैंने कहा भी मांग में वृद्धि करनी है तो इसके क्या क्या तरीके हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सर वस्तु की कीमत कम कर दो, एक जने ने कह दिया वस्तु की कीमत कम कर दो। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि सर
जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। सरकार की जो नीति है उसमें एक काम करो, आप उदारवादी नीतियां अपनाओ, कठोरवादी मत अपनाओ। जनसंख्या में आप क्या कर दो, वृद्धि कर दो, मांग बढ़ जाएगी। उत्सव के अकॉर्डिंग आप वस्तु बेचो, मांग बढ़ेगी। तो ये आपने क्या कर दिया, मतलब तरीके बता दिए अलग अलग। समझ में आएगा क्या? बिल्कुल सर। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपको लिखना याद है, ये तो मैंने आपको केवल समझाया, समझ में आएगा क्या? बिल्कुल सर। तो ये आज आपको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अर्थशास्त्र की जो मान्यता है कि भाई अन्य बातें समान रहने पर उसके कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ सैटेरिस पॉलीबस के बारे में, सैटेरिस पॉलीबस के बारे में। ठीक है, तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो चलेगा। अब देखना है आपको अर्थशास्त्र की मान्यताएं, कुछ ऐसे में उसको देखना है। ठीक है ना, कि सर अन्य बातें समान रहने की मान्यता, जिसको हम यानी कि अन्य बातें समान रहने की जो मान्यता है इसको हम कहते हैं सैटेरिस पॉलीबस, सैटेरिस पॉलीबस। ठीक है, बिल्कुल सर। अन्य बातें समान रहने की मान्यता यानी कि जब तक आपके पास में कुछ बातें सामान्य होगी तब तक आप अर्थशास्त्र के अंदर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको अर्थशास्त्र के अंदर कोई निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में कुछ अन्य बातें समान होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास में अन्य बातें समान नहीं होगी तब तक आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो क्या होगा, भ्रामक होगा, गलत साबित हो सकता है। ठीक है, जस्ट आगे देखो, जैसे कि अर्थशास्त्र के अंदर मांग का नियम है। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है कि सर अन्य बातें समान रहने पर, अब नियम क्या है कि सर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ाओगे तो आपकी मांग क्या होती है, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जैसी प्राइस कम हो जाएगी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो प्राइस में बढ़ा रहा हूं, सॉरी प्राइस में क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, प्राइस मैंने कम की है तो डिमांड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। देखो प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो मांग का नियम है तो उसमें कुछ बातें समान रहती है। ठीक है, कि भाई कुछ बातें रखनी होगी तब जाके मांग का नियम लागू होता है। जैसे सपोज उपभोक्ता की आय, अन्य बातें क्या है, उपभोक्ता की आय, कि सर उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर रहनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय परिवर्तनशील होगी तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद में कह रहा हूं रुचि और प्रसन्न, अगर आपकी जो हैबिट है, आपकी जो रुचि है, ठीक है, आपकी जो प्रसन्नता है, अगर वो बार बार चेंज होगी तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, स्थिर। इसके बाद में कह रहा हूं पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, ये भी कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अगर इनमें भी बार बार चेंज करोगे तो मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये उपभोक्ता की आय, रुचि, प्रसन्न, पूरक और स्थानापन्न वस्तु की कीमतें ये कैसे रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। जब तक ये तीन बातें अगर समान नहीं होगी तो आपका मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, कोई भी आपको निष्कर्ष निकालना है, कोई भी नियम बनाना है तो इसके लिए कुछ आपको बातें रखनी होती है। ठीक है, तब जाके आप किसी नियम या सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकते हैं। देखना ये पूरक वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। ठीक है, अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे वस्तु की भी प्राइस क्या होगी, बढ़ने वाली है। कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कार की भी प्राइस क्या होगी, महंगी होगी। अगर इंक की, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की अगर इंक महंगी हो जाए तो मार्कर की प्राइस भी क्या है, बढ़ने वाली है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, मतलब एक वस्तु की प्राइस तो बढ़ती है और दूसरे वस्तु की प्राइस घटती है, जैसे चाय कॉफी है। ठीक है, तो ये अन्य बातें क्या होनी चाहिए, समान होगी तो आपका मांग का नियम लागू होता है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी
और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, विपरीत है कि भाई देखो कीमत में क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो मेरी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जैसे मैंने कीमत बढ़ाई तो मेरी मांग क्या हो चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, अब देखो पूर्ति का नियम, अब देखो भाई पूर्ति का नियम, इसमें भी अन्य बातें समान रहती है। और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ाओगे, जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी पूर्ति भी क्या है, बढ़ने वाली है। ठीक है, और जैसे वस्तु की प्राइस कम करोगे तो आपकी पूर्ति भी क्या है, कम होने वाली है। मतलब इसमें कैसा रिलेशनशिप है, कीमत और पूर्ति के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, धनात्मक है, जबकि इसमें ऋणात्मक संबंध है, इनवर्स है। अब देखो पूर्ति का जो नियम है तो इसमें भी कुछ बातें होती है कि सर अन्य बातें समान रहने पर, अब अन्य बातें समान रहने के मतलब तो सर इसमें उत्पादन के जो साधनों की कीमत है, उत्पादन साधनों की कीमत कैसी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, इसमें बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उत्पादन के जो साधन है, रिसोर्सेस है, अगर उसमें आप प्राइस में बार बार चेंज करोगे तो फिर वहां पर आपका पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। लागत है, लागत बार बार परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां भी कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, बार बार पॉलिसी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये तीन बातें अगर समान नहीं होगी, अगर इसमें आप चेंज करोगे तो आपका पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो लागत क्या होती है, जो वस्तु को बनाने में खर्चा आता है, पैसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर कह रहे हो अन्य बातें क्या हो सकती है, जो जिसको आप कह सकते हो ओवरऑल बातें। ठीक है, अन्य बातों में और भी होती है, जैसे कि उत्पादक व उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यथावत रहे। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, उपभोक्ता और उत्पादक इनकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी रहनी चाहिए, यथावत रहनी चाहिए। यानी कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों की जो मानसिक स्थिति है वो एक जैसी होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता इनकी जो मानसिक स्थिति है, उनके जो विचार है वो एक जैसे रहने चाहिए। ठीक है, बार बार परिवर्तनशील नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद मैं कह रहा हूं कि सब उत्पादन और उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंज्यूम भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर कह रहा हूं साधनों व वस्तुओं के मूल्य यथावत रहने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है और जो भी आपके पास में गुड्स है, उनकी जो प्राइस है वो कैसी रहनी चाहिए, यथावत रहनी चाहिए, एक जैसे। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि सब उत्पादन साधनों व उपभोग की इकाइयां पर्याप्त और एक सी रहनी चाहिए। ठीक है, ये एक सी लिखा हुआ ध्यान रखना, एक सी। मतलब जो भी उत्पादन साधन है और जो भी उपभोग करने की इकाई है वो कैसी रहनी चाहिए, पर्याप्त और एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, बार बार परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप वस्तु की, जैसे आपने देखा होगा सीमांत उपयोगिता आस नियम के अंदर कि भाई आप देखोगे आगे। ठीक है, हाँ, सीमांत उपयोगिता आस नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, अगर आपको मैं कह दूं कि डायरेक्ट आपके मुंह में एक साथ पानी छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी उपयोगिता गिरने लगेगी। और अगर मैं आपको एक एक बूंद करके पानी दूं तो इससे आपकी उपयोगिता बढ़ेगी। अगर मैं एक एक बूंद पानी छोड़ दूं तो इससे आपकी उपयोगिता बढ़ेगी। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि सब उत्पादन और उपभोग के स्थान अपरिवर्तित रहने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन करने की और कंज्यूम करने की जो भी स्थान है वो परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील रहनी चाहिए, मतलब स्थिर रहनी चाहिए। फिर कह रहा हूं उत्पादन के साधनों की ये जो इफिशिएंसी है तथा उपभोग की जाने वाली जो भी वस्तुओं की उपयोगिता है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि जो भी उत्पादन के साधन है और उनसे जो भी आपको एफिशिएंसी मिल रही है
और उपभोग की जाने वाली जो भी वस्तुओं की उपयोगिता है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तन से रहना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल सर, ठीक है। ये ध्यान रखना अन्य बातें समान रहने पर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में भी होता है, ठीक है। समझना, आपको पहले तो ये वाला लिखना है, पहले आपको ये वाला लिखना है, इसके बाद में आपको ये लिखना है, ध्यान रखना है। इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है। अब एक चीज समझना कि भाई आपने देखा होगा अर्थशास्त्र, ठीक है, ये मैं आपको केवल समझा। अर्थशास्त्र है वो सर जीव विज्ञान के रूप में भी होता है और भौतिक विज्ञान के रूप में भी होता है, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो फिजिक्स के रूप में भी होता है और बायोलॉजी के रूप में भी होता है, जीव विज्ञान। अब देखो, भौतिक विज्ञान के अंदर क्या होते हैं? नियम होते हैं और कारण होते हैं। और जीव विज्ञान के अंदर हम मानव का अध्ययन करते हैं। देखना, भौतिक विज्ञान के अंदर क्या होते हैं? नियम होते हैं और कारण होते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे अर्थशास्त्र में भी क्या होते हैं? नियम और कारण होते हैं। जैसे कि फिजिक्स के अंदर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि भाई ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं यहाँ पर रख दूं और अगर मैं 10 दिन तक ये रूम बंद कर दूं, ये क्लासरूम बंद कर दूं और अगर इस रूम के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो क्या ये मार्कर यहाँ से हटने वाला है? क्या नहीं हटने वाला। ठीक उसी तरह मैं कह रहा हूँ, ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 10 दिन आपकी छुट्टी रख दी, ठीक है, और अगर मान लीजिएगा मैं लॉक करके चले जाऊं और ये लिखा हुआ ऐसा का ऐसा ही, तो क्या ये अपने आप मुझे साफ होने वाला है? नहीं, ये बोर्ड आज फिटिंग है, ये बोर्ड क्या है? फिट किया हुआ है। अगर मैं जस्ट सपोज यहाँ पर नहीं आ जाऊं और रूम बंद है तो क्या ये बोर्ड अपने आप हटने वाला है? क्या नहीं हटने वाला है, ठीक है। मतलब फिजिक्स के अंदर आप लोग कहते हैं कि भाई गति का नियम आपने देखा होगा कि जब तक कोई गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और अगर परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील होगी, ठीक है। जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल का कार्य या बाह्य बल न लग जाए। यानी कि कोई वस्तु का स्थिर है, ठीक है, अगर ये जस्ट सपोज यहाँ पे मैं कोई वस्तु रख दूं, बोतल रख दूं, और अगर इस बोतल पे मैं कोई बल नहीं लगाऊं, अगर इस बोतल पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो ये बोतल हटने वाली नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, जब इस बोतल पे बल लगेगा तब ये वस्तु आगे क्यों खिसकेगी। उसी प्रकार गाड़ी है, गाड़ी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी के अंदर चलाते हैं तो गाड़ी के जैसे आप गाड़ी चलती रहती तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आपने ब्रेक लगा दिए तो आप क्या हो जाते हैं? आगे की ओर खिसक जाते हैं। खिसकते कि नहीं खिसकते? खिसकते हैं, मतलब, ठीक है। बिल्कुल सर, मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर तो आप लोग वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का अध्ययन, बिल्कुल। अब देखना, जीव विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन का। ह्यूमन का कैसे कि भाई जीव विज्ञान के अंदर तो आप देखते हैं बायोलॉजी के अंदर कि भाई आपका खून कैसा है, ब्लड कैसा है, ठीक है, आपके शरीर में कौन सी कमी है, आप ये सब देखते हैं। अब देखना अर्थशास्त्र का जीव विज्ञान से कैसे, तो भाई अर्थशास्त्र के अंदर भी हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहारों का, मानव के व्यवहारों का, ठीक है। देखना, भौतिक विज्ञान के अंदर तो कह रहा हूं कि ये नॉर्मल कैसे रहती है? स्थिर रहती है जब तक कोई चेंज न कर दिया जाए। बट ह्यूमन की जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, वो क्या है? चेंज होता रहता है। आज मेरी क्या इच्छा है और कल मेरी क्या इच्छा होगी, क्या हो जाती है? बदल जाती है। समझ में आया कि नहीं? आज मुझे कोई वस्तु खरीदने की इच्छा है, हो सकता है कल इस वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं हो जाए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अंदर तो हम क्या करते हैं? मानव के व्यवहार को अध्ययन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो एक बायोलॉजी के रूप में भी है और एक फिजिक्स के रूप में भी होती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी क्या है? मान्यता के अंदर होती है, क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है सर। तो ध्यान रखना, पहले तो आपको ये वाला लिखना है, ये लिखने के बाद आपको ये वाला पूरा भाग लिखना है, ठीक है। इसके नीचे ये होगा, सरकारी नीतियां लिख ली, सरकारी नीतियों के नीचे आपको ये लिखना है और ये लिखने के बाद आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर।
तो ये चैप्टर क्या हो चुका है सर, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अब नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कोई डाउट है पहले चैप्टर में तो आप मुझे बता देना, तो वो टॉपिक्स में हो सकता है मैं वापस पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।